स्टार्ट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एब्रीवेटेड एज जीएसटी। बिल्कुल स्क्रैच से लेके चलता हूं। वर्ड क्या यूज हुआ है? टैक्स। कस्टम में क्या वर्ड यूज होता है? ड्यूटी। इनकम में क्या वर्ड यूज होता है? टैक्स। पुराने लॉ में होता था एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स। तो कब हम टैक्स वर्ड यूज करते हैं और कब हम ड्यूटी वर्ड यूज करते हैं? एनी आइडिया किसी को कि कब हम टैक्स वर्ड यूज करते हैं? जैसे इनकम टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, वाइल कस्टम ड्यूटी है, स्टैंप ड्यूटी है। स्टैंप एक्ट जब पढ़ोगे तो स्टैंप टैक्स नहीं है, स्टैंप आपकी क्या है? ड्यूटी है। डिफरेंस क्या होता है टैक्स में और ड्यूटी में? अगर मल्टीपल प्रोडक्ट, मल्टीपल सर्विसेज, इनके ऊपर मल्टीपल रेट हैं, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर अगर मल्टीपल रेट से आपका टैक्स इंपोज होते हैं, उसके लिए वर्ड यूज होता है ड्यूटी। जैसे कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं, हर प्रोडक्ट का रेट ऑफ ड्यूटी अलग अलग होगा। मोबाइल लाए, रेट ऑफ ड्यूटी लेटर से 10%, कैमरा लाए 20%, प्रोजेक्टर लाए 25%, लैपटॉप लाए 40%। अलग अलग रेट क्या करते हैं, जहां पर वेरी करते हैं, वहां पर वर्ड यूज क्या होता है? ड्यूटी। और जहां पर सिलेक्टेड रेट होते हैं 2, 4, 5, 10 तक, वहां पर वर्ड यूज होता है टैक्स। तो जीएसटी टैक्स है। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि इसके रेट क्या होंगे? सिलेक्टेड होंगे। क्योंकि जहां ड्यूटी वर्ड अगर यूज होता, जैसे कस्टम में ड्यूटी है, तो वहां मल्टीपल रेट होते हैं, हर प्रोडक्ट का अपना अलग अलग कस्टम ड्यूटी का रेट होता है। वाइल जीएसटी एक टैक्स है, तो इसका मतलब इसके क्या होंगे? सिलेक्टेड रेट्स होंगे। तो पॉइंट नंबर 1, जीएसटी इज अ टैक्स नॉट ड्यूटी। डिफरेंस क्या होता है टैक्स और ड्यूटी में? अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के ऊपर मल्टीपल रेट्स हैं, जिससे वो टैक्सेबिलिटी हो रही है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अलग अलग रेट से स्टैंप ड्यूटी चार्ज होती है, तो इसलिए उसको वहां ड्यूटी बोला जाता है। और जहां रेट ही सिलेक्टेड होते हैं, वहां पर वर्ड क्या यूज किया जाता है? टैक्स। तो इसका मतलब जीएसटी के सिलेक्टेड रेट्स ही होंगे, क्योंकि ये टैक्स है। क्या क्या रेट है? वेरियस रेट ऑफ जीएसटी आर, various rate of GST are 0%, 5%, 12%, 18% and 28%। बस ये 5 रेट हैं जीएसटी के, 0, 5, 12, 18, 28। और एक स्पेशल रेट है ज्वेलरी, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस मेटल। किसी को आइडिया हो इसके ऊपर क्या लगता है? %3। ज्वेलरी, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस मेटल के ऊपर रेट है 3%। और अगर ये रफ डायमंड लेते हैं, इसके ऊपर रेट है 0.25%। तो पूरे इंडिया में जितनी भी गुड्स या सर्विसेज हैं, उनके 5 रेट हैं, 0, 5, 12, 18, 28। 2 केसेस में स्पेशल रेट है, ज्वेलरी, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस मेटल के केस में 3% है। रफ डायमंड के केस में, रफ डायमंड के केस में आपका 0.25% है। कुल मिला के मैं बोल सकता हूं 7 रेट हैं जीएसटी के बस। 0, 5%, 12%, 18%, 28%। आपका ज्वेलरी के केस में 3%, रफ डायमंड के केस में आपका 0.25%। तो फर्स्ट, जीएसटी इज अ टैक्स नॉट ड्यूटी। टैक्स का मतलब सिलेक्टेड रेट होंगे, ये 7 सिलेक्टेड रेट हैं। जीएसटी एक्सटेंड टू, थर्ड पॉइंट, जीएसटी एक्सटेंड टू होल ऑफ दिल्ली, होल ऑफ हरियाणा, होल ऑफ पंजाब या होल ऑफ इंडिया? होल ऑफ इंडिया। जीएसटी एक्सटेंड टू होल ऑफ
इंडिया। अब आज के टाइम बोलने की जरूरत नहीं है, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी जे एंड के, No, sir. यस सर। है ना, जे एंड के पहले स्टेट हाँ था, जी। यूनियन टेरिटरी हो गई। हाँ जी सर। अब सारे लॉ उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल होते हैं। तो पहले तो कई जगह लिखा होता था इंक्लूडिंग जे एंड के, एक्सक्लूडिंग जे एंड के, अब ऐसा कोई कुछ नहीं लिखा होता। अब बाय डिफॉल्ट उनके ऊपर एक्ट एप्लीकेबल होते हैं। तो जीएसटी एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी जे एंड के। लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं लिख भी नहीं रहा। वो इंडिया का क्या मतलब है? जो लैंड मास है वो तो इंडिया है। व्हाट अबाउट टेरिटोरियल वाटर? इंडियन ओशियन इंडिया माना जाए या ना माना जाए? और अगर ओशियन भी इंडिया माना जाए तो कहां तक माना जाए? जो लैंड मास है जे एंड के से लेके केरल तक, गुजरात से लेके आसाम सिक्किम तक, बेटा ये तो सारा का सारा अपना क्या है साहब, इंडिया है। व्हाट अबाउट लैंड मास, व्हाट अबाउट ओशियन टेरिटोरियल वाटर? ये भी इंडिया माना जाए या ना माना जाए? और अगर माना जाए तो ये कहां तक कंसीडर हो? एक डायग्राम बना रहा हूं, मेरे साथ आप बना लेना। जितने भी स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये तो इंडिया हैं। जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं ये भी इंडिया का पार्ट हैं। अब मैं ले रहा हूं बेटा सी की तरफ। लेट अस से ये अपना ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया ऐसे ऐसे है कुछ बेटा। हाँ जी। ये मान लेते हैं बेस लाइन, एक बार लिखते रहना, बेस लाइन जहां से इसके बाद सी स्टार्ट हो रहा है। पहले 12 नॉटिकल माइल, एनएम मीन्स Nautical miles. nautical miles. 1 nautical mile is equal to 1.8 किलोमीटर अप्रोक्स। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल ओशियन की तरफ चलें, इसको बोलते हैं TWI। TWI स्टैंड्स फॉर टेरिटोरियल वाटर ऑफ India. इंडिया। TWI से नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल, यानी कि बेस लाइन से टोटल 24, बेस लाइन से टोटल 24, इसका नाम होता है CZI, कॉन्टिग्यूअस जोन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 176 नॉटिकल माइल, यानी कि बेस लाइन से टोटल 200 नॉटिकल माइल, इसका नाम होता है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। बेस लाइन से पहले 12 नॉटिकल माइल का नाम होता है TWI, 12 के बाद नेक्स्ट 12 यानी कि बेस लाइन से 24, इसका नाम होता है CZI, कॉन्टिग्यूअस जोन ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट 176 यानी कि बेस लाइन से टोटल 200 नॉटिकल माइल, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एरिया बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल is known as high seas. Area beyond 200 nautical mile is known as high seas. इंडिया की एप्लीकेबिलिटी, इंडिया की एप्लीकेबिलिटी यहां तक है, अप टू 200 नॉटिकल माइल। तो अपने लैंग्वेज अगर ड्राफ्ट करेंगे इंडिया की क्या डेफिनेशन है, इंडिया जो लैंड मास है वो तो है ही, JNK से लेके केरल, आसाम से गुजरात, सिक्किम, वो तो इंडिया है ही, सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, वो तो इंडिया है। इवन आपका ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अप टू 200 नॉटिकल माइल इन द सी, वो भी इंडिया की डेफिनेशन में काउंट होता है। अप टू 200 नॉटिकल माइल इन द सी, ये भी आपका इंडिया की डेफिनेशन में काउंट होता है। तो अगर डेफिनेशन बनाऊं मैं आपकी,
इंडिया, मैं लिख सकता हूं इंडिया इंक्लूड कहां तक, थोड़ा पार्टिसिपेट करा करो, इंडिया इंक्लूड कहां तक, 200 एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दैट इज अप टू 200 nautical mile. इन द सी। एक चीज और बताता हूं, आगे के चैप्टर्स में काम आएगी। जो पहले 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया होता है TWI, इसको स्टेट की तरह ट्रीट करते हैं। जो पहले 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया होता है उसको स्टेट की तरह ट्रीट करते हैं। यानी कि ये समझ लो यहां जो जुरिडिक्शन रहती होगी स्टेट गवर्नमेंट की रहती होगी। पहले 12 नॉटिकल माइल को हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं, स्टेट स्टेट की तरह। लेटर से यहाँ पर तमिलनाडु पड़ रहा है, जहां पर एरिया जो मैंने लिया है वो तमिलनाडु पड़ रहा है, तो यहाँ किसके जुडिक्शन में आएगा, वो तमिलनाडु गवर्नमेंट के जुडिक्शन में आएगा। या यहाँ पर कर्नाटक पड़ रहा है एग्जांपल लेने के लिए, वो किसके जुडिक्शन में आएगा, कर्नाटक के जुडिक्शन में आएगा। काम आएगी ये चीज आगे बहुत ज्यादा, और बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं मैं आपको ये। और 12 नॉटिकल माइल के बाद जो एरिया बचता है ट्रीटेड एज यूनियन टेरिटरी। 12 नॉटिकल माइल के बाद 200 नॉटिकल माइल तक जो एरिया है ट्रीटेड एज यूनियन टेरिटरी। यानी कि यहां पर किसका कंट्रोल होता होगा, यूनियन टेरिटरीज में सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल होते हैं। यूनियन टेरिटरीज में सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल होते हैं। तो ये बहुत काम आएगा बेटा, जब मैं आपको इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई पढ़ाऊंगा उसमें ये चीज यूज होगी। अभी तो खाली मेरा फोकस आपको जरा इंडिया की डेफिनेशन पढ़ाना है, पर मैं चाहता हूं कि ये चीज भी आप कंसीडर करें। जो 12 नॉटिकल माइल तक हैं वो स्टेट की जुडिक्शन में माने जाते हैं। मतलब अगर ये वाला स्टेट, एज्यूम कर रहा हूं ये वाला जो बेस लाइन है, अगर ये तमिलनाडु है तो ये 12 नॉटिकल माइल तक भी क्या माना जाएगा, तमिलनाडु। अगर ये बेस लाइन कर्नाटक की है तो 12 नॉटिकल माइल तक सी में चले जाओ, वो कर्नाटक माना जाएगा। अगर ये बेस लाइन आपकी उड़ीसा की है तो 12 नॉटिकल माइल तक सी में चले जाओ, वो भी आपका स्टेट उड़ीसा ही माना जाएगा। 12 नॉटिकल माइल के बाद यूनियन टेरिटरी की तरह क्या होते हैं, ये ट्रीट होते हैं। एनी ऑप्शन Yes, sir. No, sir. नो सर। एरिया बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल वो इंडिया की डेफिनेशन में नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं 200 नॉटिकल माइल का मतलब हो गया आउटसाइड 200 नॉटिकल माइल, हाँ जी, आउटसाइड इंडिया। हाँ जी, हाँ जी। भाई इंडिया की एप्लीकेबिलिटी ही कहां तक है, अप टू 200 200 नॉटिकल nautical माइल तक। 200 नॉटिकल माइल के बाद ट्रीटेड एज आउटसाइड इंडिया। ओके सर। तो ये नाम याद कर लेना। पहले 12 नॉटिकल माइल TWI, ये स्टेट का ही पार्ट एंड पार्सल होता है। 12 के बाद आपका नेक्स्ट 12 + 176 एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक इंडिया की डेफिनेशन में है, पर ट्रीटेड एज यूनियन टेरिटरी। आउटसाइड 200 नॉटिकल माइल वो आपका हो जाता है हाई सीज। हाई सीज इज नॉट इन द डेफिनेशन ऑफ इंडिया। ओके क्लियर? सर, हाँ जी। सर ये वाली डिफाइन दिखा दो एक बार, हल्की सी नीचे कर दो। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर इतने नॉटिकल माइल के बीच में कोई दूसरी कंट्री पड़ जाए तो, जैसे श्रीलंका, इंडिया श्रीलंका का डिस्टेंस इतना थोड़ी ना है, उनका तो डिस्टेंस ही हार्डली मेरे ख्याल 12, Yes, sir. 15 या 20 नॉटिकल माइल होगा। हाँ जी हाँ सर। जी। अगर ध्यान दें, इंडिया श्रीलंका उनका डिस्टेंस इतना नहीं है, उनका डिस्टेंस ही 12, 15 या 20 नॉटिकल माइल होगा। अगर इतने के बीच में कोई दूसरी कंट्री पड़ जाए तो फिर वो म्यूचुअल कंसेंट से डिटरमाइन करते हैं कि कितना हमारे पास रहेगा, कितना आपके पास रहेगा। वो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, वो अपना सब्जेक्ट मैटर नहीं है स्टूडेंट लेवल पे, पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी का लाइव एग्जांपल बता दिया मैंने कि इनके बीच में कोई दूसरी कंट्री पड़ जाए इतने एरिया के बीच में, फिर वो म्यूचुअल कंसेंट से होता है। इंडो श्रीलंका फिर म्यूचुअल कंसेंट हो जाएगी, कुछ एरिया हम अपने पास रख लेंगे, कुछ एरिया हम क्या कर रहे हैं, आपके पास सरेंडर कर रहे हैं। म्यूचुअल कंसेंट से होगा वो स्टूडेंट लेवल से कोई लेना देना नहीं है। सर प्लीज। ओके Any सर। words? नो सर। सर बस वो रेड वाली डिफाइन दिखा दो जो आपने लिखी है। बस। तो पहला पॉइंट हो गया जीएसटी इज अ टैक्स नॉट ड्यूटी। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखवा दिया, वेरियस रेट ऑफ जीएसटी आर 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। टू स्पेशल रेट्स, वन ऑन ज्वेलरी 3%, सेकेंड ऑन रफ डायमंड्स 0.25%।
परसेंट। थर्ड पॉइंट, जीएसटी एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। वो यूनियन टेरिटरी जे एंड के आज के टाइम बाय डिफॉल्ट इंक्लूड है। इंडिया की डेफिनेशन लिखवा दी, इंडिया इंक्लूड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दैट इज अप टू 200 नॉटिकल माइल इन द सी। एरिया बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल इज नोन एज हाई सीज। हाई सीज इज नॉट इन द डेफिनेशन ऑफ इंडिया, वो आउटसाइड इंडिया का पार्ट माना जाता है। 200 नॉटिकल माइल में भी फिर मैंने बाइफर्केशन दी, जो पहली 12 नॉटिकल माइल हैं वो स्टेट की तरह कंसीडर होंगी, और जो आगे 12 के बाद हैं, 12 के बाद 200 नॉटिकल माइल तक वो यूनियन टेरिटरी की तरह क्या होती हैं, आपकी ट्रीट होती हैं। ओके सर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, GST is a destination based tax. GST is a destination based tax. पुराने लॉ में GST से पहले हमारे पास एक्साइज होती थी, पुराने लॉ में हमारे पास वैट होता था, पुराने लॉ में हमारे पास CST होता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये ओल्ड टैक्स सिस्टम थे। ओल्ड टैक्स सिस्टम जो होते थे ये होते थे ओरिजिन बेस्ड टैक्स। वाइल न्यू सिस्टम जो है अपना GST, वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ये है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डिफरेंस क्या होता है ओरिजिन बेस्ड टैक्स में या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स में? डी ऑफ दिल्ली, इसने कोई गुड्स या सर्विसेज दी। एम ऑफ मुंबई को, डी ऑफ दिल्ली, इसने कोई गुड्स या सर्विसेज दी एम ऑफ मुंबई को। गुड्स और सर्विसेज की डेस्टिनेशन कहां पर है? पहले तो ओरिजिन अगर मैं बोलूं, कहां से मूवमेंट स्टार्ट हुई है? दिल्ली से। दिल्ली से। यस सर। गुड्स की मूवमेंट कहां टर्मिनेट होंगी? मुंबई। मुंबई मुंबई महाराष्ट्र। में। हाँ जी। सर यही अगर वैट और CST होता, रेवेन्यू कौन सी गवर्नमेंट के पास जाता? दिल्ली गवर्नमेंट के पास। दिल्ली। यही अगर वैट या CST होते, रेवेन्यू जाते आपके दिल्ली गवर्नमेंट के पास। पर अब डेस्टिनेशन बेस्ड है, रेवेन्यू किसके पास जाएगा? मुंबई में, महाराष्ट्र। मुंबई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जाएगा। तो GST जो है पूरा का पूरा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स रखा है। जहां गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट टर्मिनेट होंगी वहां पर क्या लगेगा? आपका GST उस गवर्नमेंट के पास जाएगा। डी ऑफ दिल्ली ने गुड्स बेची H ऑफ हरियाणा को। दिल्ली से मूवमेंट स्टार्ट हुई, हरियाणा में जाके गुड्स की मूवमेंट खत्म हुई। देन इन दैट केस रेवेन्यू कौन सी गवर्नमेंट के पास जाएगा? हरियाणा गवर्नमेंट के पास जाएगा। ये है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। सर पर्पस क्या था डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लाने का? ध्यान से सुनना। डी ऑफ दिल्ली ने गुड्स बेची USA को। डी ऑफ दिल्ली वाले ने गुड्स बेची U ऑफ USA, तो डेस्टिनेशन कहां पर है इसकी? USA। मैं बोल सकता हूं ये एक्सपोर्ट है। हाँ जी। डी ऑफ दिल्ली ने गुड्स भेजी U ऑफ USA को, तो डेस्टिनेशन इसकी कहां पर आ जाएगी? USA। प्लेस ऑफ सप्लाई इसका USA होगा, डेस्टिनेशन इसकी USA होगी। GST शैल नॉट अप्लाई। क्यों? एक्सपोर्ट। क्योंकि GST एक्सटेंड टू होल ऑफ वर्ल्ड थोड़ी ना है, यस। GST एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। इंडिया। तो इसके कारण डेस्टिनेशन बेस्ड के कारण मैं बोल सकता हूं एक्सपोर्ट टैक्स फ्री हो गया, हाँ जी। क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। और गुड्स सर्विसेज अगर एक्सपोर्ट होती हैं उनकी डेस्टिनेशन कहां पर होती है? आउटसाइड इंडिया। क्योंकि डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया है, वहां GST के एक्ट प्रोविजन नहीं लगते। तो आंसर हो जाएगा GST शैल नॉट अप्लाई। और गवर्नमेंट की कंटेंशन भी ये होती है
कि एक्सपोर्ट को बाय हुक और बाय क्रुक प्रमोट करना होता है। गवर्नमेंट हाँ का एक जी, हाँ स्लोगन जी। याद कर लेना, एक्सपोर्ट द गुड्स और सर्विसेज नॉट द टैक्सेस। एक्सपोर्ट करो गुड्स और सर्विसेज को, हम आपको टैक्स के दायरे से क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे, क्योंकि फॉरेक्स आते हैं ना इंडिया में। हाँ जी सर। ठीक, इसी इंपोर्ट को कंसीडर करो, आपके बेटर समझ में आएगा। डी ऑफ दिल्ली ने, डी का मतलब नाम है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ क्या है। जी सर। डी ऑफ दिल्ली ने कोई गुड्स इंपोर्ट करी, कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी चाइना से। डेस्टिनेशन बताओ अब की बार क्या है? डी दिल्ली। दिल्ली। क्या जीएसटी लगेगी? यस सर। हाँ जी लगेगी। इंपोर्ट कम करने के लिए। मैं बोल सकता हूँ Import इंपोर्ट के कम ऊपर करने के लिए। टैक्सेबल हो रहा है डेस्टिनेशन sir. बेस्ड के कारण, हाँ और जी। एक्सपोर्ट टैक्स फ्री हो रहा है। यस जी सर। सर। गवर्नमेंट की कंटेंशन भी यही होती है कि Import एक्सपोर्ट कम को से तो कम हो। टैक्स फ्री रखो, फॉरेक्स आते हैं, और इंपोर्ट के ऊपर हमेशा क्या लगाए जाते हैं, टैक्स लगाए जाते हैं, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्ट कर सकें। एक तो मैं हाँ जी। पर्सन हूं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, एक आप है जो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट का पर्पस तो वो होगा ना, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाओ, इसलिए इंपोर्ट के ऊपर क्या लगाती है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। तो ये 2-3 पॉइंट इकट्ठे कर देता हूं, याद रखना। पहला तो जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अगर आपका, इसका मतलब क्या होता है, रिवेन्यू उस गवर्नमेंट के पास जाएगा जहां गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट क्या होती हैं, टर्मिनेट होती हैं। और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स से एक पर्पस क्या सोल्व होता है, एक्सपोर्ट नॉट चार्जेबल टू जीएसटी, इंपोर्ट चार्जेबल टू जीएसटी। इकट्ठा करके लिख दूं ना, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, एक्सपोर्ट बोला करो, नॉट चार्जेबल। नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। इंपोर्ट चार्जेबल टू चार्जेबल टू जीएसटी। चार्जेबल टू जीएसटी। ओके सर। रिवेन्यू उस गवर्नमेंट के पास जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड में जहां गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट टर्मिनेट होती है। ये लॉजिक है बेटा, जब जीएसटी आया था दिल्ली गवर्नमेंट, केजरीवाल सरकार धरने प्रदर्शन पे नहीं बैठी थी, ऑल्दो पॉपुलर है ये, कोई भी चीज हो जाए धरने प्रदर्शन पे बैठ जाते हैं। सबसे ज्यादा बेनिफिट ही दिल्ली को हुआ था, क्योंकि दिल्ली हर चीज का हब है, यस सर। हर चीज का हब है। दिल्ली में गांधीनगर मार्केट बेटा टेक्सटाइल का, रेडीमेड गारमेंट का हब है, चांदनी चौक टेक्सटाइल का हब है, नेहरू प्लेस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का हब है, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया कार के लिए हब है, आजादपुर मार्केट बेटा सब्जियों के लिए क्या है बेटा, हब है। सबकी डेस्टिनेशन दिल्ली में है, यस कहीं सर। भी चीज होती हो सबकी डेस्टिनेशन कहाँ आती है बेटा, दिल्ली में आती है। तो दिल्ली गवर्नमेंट की तो पांचों उंगली हाथ पैर सब घी के अंदर है, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ये लॉजिक है बेटा कि केजरीवाल गवर्नमेंट कोई एक दिन भी धरने प्रदर्शन पे नहीं थी जीएसटी में, उसको जाने की जरूरत ही नहीं है, उसको तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। हाँ जी। ठीक है, यस सर। जी सर। वापस आओ। पहला पॉइंट जीएसटी क्या है आपका, टैक्स है, ड्यूटी नहीं है। सेकंड पॉइंट वेरियस रेट ऑफ जीएसटी 0, 5, 12, 18, 28, 3%, 0.25%। थर्ड पॉइंट जीएसटी एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, इंडिया इंक्लूड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। फोर्थ पॉइंट जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी जो है ये आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। पॉइंट नंबर फिफ्थ, जीएसटी इफेक्टिव कब से हुआ है? So 1st July 2017. GST is effective from 1st July 2017. GST effective हुआ है 1st July 2017. And France was the first country to introduce the concept of GST.
इन 1954। सबसे पहली कंट्री फ्रांस थी जिसने 1954 में जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो हमें समझने में कितने साल लग गए? 63 ईयर, 63 साल लग गए हमें जीएसटी समझने में। फ्रांस 1954 में ही समझ गया था कि क्या होता है जीएसटी। जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया बेटा, और हमने 2017 में, कितना छोटा सा टाइम लगा बेटा हमें जीएसटी समझने में, और 2017 में आके क्या हुई है, इंडिया में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुई है। अब सही मायने में वन नेशन वन टैक्स हुआ है। नहीं, पहले वैट में अलग अलग कानून चलते थे, हरियाणा अलग चल रहा है, यूपी अलग चल रहा है, पंजाब अलग चल रहा है, झारखंड अलग चल रहा है। अब जीएसटी पैन इंडिया एक जैसे यूनिफॉर्म कानून चलते हैं। हाँ जी चलिए, सर। यहाँ तक कोई क्वेरी है उसको डिस्कस करो, फिर मैं आगे लेके चलूंगा। नो नो सर। सर। चलो, अब इसमें कौन कौन से टैक्सेस मिक्स हुए हैं? टैक्सेस सबस्यूम्ड, सबस्यूम्ड का मतलब मिक्स होना, जुड़ना। टैक्सेस सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी। जीएसटी। भाई मैं आपको बोलूं, जीएसटी मैं बोल सकता हूं इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ जी। पुराने लॉ में गुड्स के टैक्स अलग होते थे, सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगते थे वो अलग लगते थे। जैसे मूवी देखने जाते थे, सर्विस है मूवी, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। पुराने लॉ में मैं पढ़ाता था, सर्विस टैक्स लगता था। अम्यूजमेंट पार्क, वर्ल्ड्स ऑफ वंडर में जा रहे हैं बेटा, एडवेंचर पार्क में जा रहे हैं, वहाँ अम्यूजमेंट टैक्स लगता था। होटल में रहते थे, सर्विसेज है, वहाँ लग्जूरियस टैक्स लगता था। तो सर्विसेज के ऊपर अलग लगते थे और गुड्स के ऊपर अलग लगते थे। गुड्स के ऊपर वैट होता था, गुड्स के ऊपर सीएसटी होता था, गुड्स के ऊपर परचेज टैक्स होता था। 3-4 टाइप की तो एक्साइज ड्यूटी होती थी बेटा। इन सबको मर्ज करा और एक सिंगल टैक्स लगा दिया। नेम ऑफ द टैक्स इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 17 टैक्सेस को खत्म करा बेटा, 17 टैक्सेस का बंडल बनाया, इकट्ठा करा और एक सिंगल टैक्स लगा दिया। नेम ऑफ द टैक्स इज जीएसटी। एंड सर्विस टैक्स। कौन कौन से टैक्स मर्ज हुए हैं वो मैं बताता हूं, पर इससे ऊपर अगर हेडिंग डालूं तो ये भी लिख सकता हूं, जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स ऑन गुड्स एंड। सर्विसेज। पहले गुड्स के टैक्स अलग होते थे, सर्विसेज के टैक्स अलग होते थे। उन सबको इकट्ठा करा और एक सिंगल टैक्स बना दिया। नेम ऑफ द टैक्स इज जीएसटी। तो एक बार लिख रहे हैं आप कि कौन कौन से मर्ज हुए हैं। नंबर 1, पहले मैं गुड्स वाले ले रहा हूं, गुड्स के अलग कर देता हूं, सर्विस के अलग, आपको याद करने में आसानी रहेगी। सबसे पहला तो मर्ज हुआ है वैट। नंबर 2 जो मर्ज हुआ है जीएसटी में, सीएसटी। नंबर 3 जो मर्ज हुआ है परचेज टैक्स। महाराष्ट्र में लगता था, राजस्थान में लगता था परचेज टैक्स, कुछ होता था, अब तो रेलेवेंसी नहीं है, बस नाम याद करने हैं। वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब एंटर करते थे, ये ट्रक व्रक जो जाते थे, उस टाइम जो टैक्स लगता था वो होता था आपका एंट्री टैक्स। मर्ज कर दिया जीएसटी में। देन 4 टाइप की सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। पहला सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, नेक्स्ट एक्साइज ड्यूटी ऑन टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल। पहला वैट, दूसरा सेंट्रल सेल्स टैक्स, तीसरा परचेज टैक्स, चौथा एंट्री टैक्स, पांचवा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, छठा एक्साइज ड्यूटी ऑन टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल। नेक्स्ट एक्साइज ड्यूटी ऑन टॉयलेट एंड मेडिकल प्रिपरेशन। नेक्स्ट
excise duty on goods of special importance. दो टाइप की कस्टम ड्यूटी खत्म करी है, कस्टम ड्यूटी को भी मर्ज करा है। कस्टम पूरा मर्ज नहीं हुआ है, कस्टम की केवल दो ड्यूटीज मर्ज हुई हैं। सबसे पहला काउंटर वेलिंग ड्यूटी, अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, एब्रीवेशन में बोलते हैं इसको CVD। कस्टम पूरा मर्ज नहीं हुआ, कस्टम की केवल एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी और दूसरी स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी। स्पेशल CVD अंडर सेक्शन 3(5) ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। कितने 10 हो गए, और 11वां और लास्ट, इनके ऊपर लगने वाले सरचार्ज एंड सेस। तो गुड्स के ऊपर तो ये 11 टाइप के टैक्सेस क्या हुए हैं, मर्ज हुए हैं। इनको याद कर लो, 4-4 के ब्लॉक बना लो। पहले 4 तो वैट, CST, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स। वैट, CST, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, ये 4 अलग कर लो। याद हुए? हाँ जी। यस सर। फिर अगले 4 टाइप की एक्साइज ड्यूटी हैं। 4 टाइप की एक्साइज हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल, एक्साइज ड्यूटी ऑन टॉयलेट एंड मेडिकल प्रिपरेशन, एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स ऑफ स्पेशल इंपोर्टेंस। 8 हो गया। 2 टाइप की कस्टम ड्यूटी हैं, छोटा छोटा करके याद करें तो CVD एंड स्पेशल CVD। कस्टम पूरा खत्म नहीं हुआ है, हाँ जी। कस्टम के केवल 2 टैक्स, CVD एंड स्पेशल CVD। जैसे कस्टम में और भी टैक्स लगते हैं, कस्टम में लगता है बेसिक कस्टम ड्यूटी, क्या वो भी GST में मर्ज हो गया? No, sir. आंसर इज नो। कस्टम के केवल कितने टैक्स मर्ज हुए हैं? 2, CVD एंड स्पेशल CVD। और लास्ट में लगने वाला इन सबके ऊपर सेस, सरचार्ज एंड सरचार्ज एंड सेस। ये टोटल 11 टैक्सेस हैं गुड्स के जो मर्ज हुए हैं। मैं लास्ट टाइम तेजी से बोल रहा हूं। सबसे पहला वैल्यू एडेड टैक्स, नंबर 2 सेंट्रल सेल्स टैक्स, नंबर 3 परचेज टैक्स, नंबर 4 एंट्री टैक्स, नंबर 5 सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, नेक्स्ट एक्साइज ड्यूटी ऑन टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल, नेक्स्ट एक्साइज ड्यूटी ऑन टॉयलेट एंड मेडिकल प्रिपरेशन, नेक्स्ट एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स ऑफ स्पेशल इंपोर्टेंस। 2 टाइप की कस्टम ड्यूटी, CVD एंड स्पेशल CVD, और इनके ऊपर लगने वाला सरचार्ज एंड सेस। गुड्स के तो ये टैक्सेस हैं जो मर्ज हुए हैं। अब सर्विसेज वाले लेता हूं। ओके सर। सर ये लास्ट क्या लिखा सर, समझ नहीं आ रहा स्पेलिंग। सरचार्ज एंड सेस 3 बार रिपीट कर रहा हूं यार, तो भी स्पेलिंग की दिक्कत है आपको। सर हो गया। नेक्स्ट सर्विसेज। सर्विसेज के कौन कौन से टैक्स मर्ज हुए हैं? सबसे पहला सर्विस टैक्स, नंबर 2 लग्जरी टैक्स। ये होटल्स, जिम्स विम्स पे लगता था, होटल, जिम, क्लब वो लगाते थे बेटा ये। नंबर 3 आपका एंटरटेनमेंट एंड amusement tax levy by state government। entertainment and amusement tax levy by state government। Next, taxes on
बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी। एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं इनको। बैटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी को एक्शनेबल क्लेम बोला जाता है। पांचवा, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर। जीएसटी से पहले न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट देते थे स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगाती थी, वो सब जीएसटी में मर्ज हो गए। और छठा, इन सब के ऊपर लगने वाले सरचार्ज एंड सेस। सरचार्ज एंड सेस। तो 11 गुड्स के हैं, 6 सर्विसेज के हैं। कौन कौन से हो गए? सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स लेवी बाय स्टेट गवर्नमेंट, टैक्सेस ऑन बैटिंग, गैम्बलिंग एंड लॉटरी, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, और लास्ट वाला इन सब के ऊपर लगने वाले सरचार्ज एंड सेस। ओके सर। एक एम्फेसिस लेना चाहूंगा थोड़ा सा इस वाले पॉइंट पे। एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स लेवी बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये जो वर्ल्ड्स ऑफ अंडर एडवेंचर आइलैंड, ये पार्क नहीं बने हुए, जुरासिक पार्क जो बने हुए हैं, Yes, इनमें sir. लगता था बेटा ये टैक्स आपका स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। एक अम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट टैक्स लोकल अथॉरिटी भी लगाती हैं। ये जो हाट बाजार लगते हैं, दिल्ली हाट लग रहा है बेटा आपका, या जो मेला लगते हैं, दिवाली मेला, तीज मेला, दशहरा मेला, ये लगे नहीं होते फेयर, हाँ जी। जी सर। इनके ऊपर लोकल अथॉरिटी जो डीडी एमसीडी होती है जिस भी स्टेट की, वो भी उनके ऊपर क्या करती हैं? टैक्स इंपोज करती हैं। वो वाले मर्ज नहीं हुए हैं। कौन से वाला मर्ज हुआ है? जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है वो जीएसटी के दायरे में लेके आए हैं। जो लोकल अथॉरिटीज लगाती हैं, दिवाली मेला, तीज मेला, दशहरा मेला, उसमें जो लोकल अथॉरिटीज टैक्स लगाती हैं वो आज भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। इसको अलग से डायग्राम फॉर्म में अगर मैं बनाऊं तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा। एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स। ये लगाती है लेवी बाय या तो स्टेट गवर्नमेंट होता था या लेवी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लोकल अथॉरिटी, डीडीएमसीडी, लेवी जी, सर। बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये तो मर्ज हो गया, सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी। लेवी बाय लोकल अथॉरिटी, ये नहीं हुआ। ये नहीं हुआ। नॉट सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी। ओके सर। तो 11 टैक्स गुड्स के ऊपर हैं, 6 टैक्स सर्विसेज के ऊपर हैं। टोटल 17 टैक्सेस का इकट्ठा बंडल बनाया और उसके ऊपर एक सिंगल टैक्स लगा दिया। नेम ऑफ द टैक्स इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। ओके सर। एनी इफ्स एंड बट्स? सर नो सर। सर वो जो फोर्थ पॉइंट है वो तो इलीगल वाला है, बैटिंग और गैम्बलिंग का। यार मैं लीगल इलीगल पढ़ा रहा हूं, मैं जीएसटी पढ़ा रहा हूं। तो उस पर टैक्स लेगा ना सर? टैक्स लगते हैं इनके ऊपर, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी के ऊपर आज भी लगते हैं। गोवा में जाओ कैसीनोज पे, लीगली है वहां। ओके सर। लॉटरी दिल्ली में तो नहीं है, कई स्टेट में लॉटरी चलती है, लीगल है। ओके सर। ओके। महाराष्ट्र में महालक्ष्मी के नाम से आती है, कुबेर के नाम से आती है। ओके सर। चले? सर हॉर्स रेसिंग कवर नहीं होता? नहीं। सर बोले? सर ये जैसे कि गुड्स में एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा सर? गुड्स ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस। अरे पहले की रेलेवेंस थी, अब कोई लेना देना नहीं है, ये जीएसटी में मर्ज हो गए। गैस सिलेंडर स्पेशल इंपोर्टेंस का है या नहीं है?
हाँ जी सर, एलपीजी। पहले उसके ऊपर वो लगती थी एलपीजी पे, ओके सर, ठीक है। आज के टाइम वो जीएसटी में मर्ज हो गया। ठीक है सर। चलो जी, शैल आई मूव ऑन? हाँ जी। इसको क्वेश्चन फॉर्म में लो। वो क्या सर्कमस्टांसेस थी कि हमें जीएसटी को लाना पड़ गया? व्हाट आर द circumstances that led to the introduction of, led मतलब कारण बनना, एलईडी। What are the circumstances that led to the introduction of जीएसटी? क्या कारण था कि हमें बेटा जीएसटी को लाना पड़ा? व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस दैट लेड, एलईडी कारण बनना, टू द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। या तो ये क्वेश्चन, या मैं ये भी तो बना सकता हूं, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम, या नहीं? हाँ जी। हाँ जी। कुछ कमी रही होंगी तभी तो ये नया सिस्टम लाए होंगे। जी सर। चलो, पुराने लॉ में क्या क्या कमियां थी जिसके कारण अपने को जीएसटी इंट्रोड्यूस करना पड़ा? सबसे पहली और मेजर कमी 17 टाइप के मल्टीपल टैक्सेस थे। मल्टीपल टैक्सेस थे तो जिसके कारण हमें मल्टीपल रिटर्न फाइल करनी पड़ती होंगी। हाँ जी। वैट की रिटर्न अलग चल रही है, सीएसटी की अलग चल रही है, एक्साइज की अलग चल रही है, परचेज की अलग चल रही है, सर्विस टैक्स की अलग चल रही है, आपके लग्जरी टैक्स की अलग रिटर्न चल रही है। मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल रिटर्न, अलग अलग अथॉरिटी थी, मल्टीपल अथॉरिटी। हाँ जी सर। सब कुछ मल्टीपल था। मल्टीपल पेमेंट ऑफ टैक्सेस, से यस और नो? हाँ जी सर। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा, सब कुछ मल्टीपल था। क्योंकि जितने ज्यादा टैक्सेस होंगे हर एक्ट में बेटा अलग अलग रिटर्न अलग अलग फाइल हो रही हैं। रिटर्न की ड्यू डेट अलग अलग है, कोई मंथली बेस पे ले रहा है, कोई क्वार्टरली बेस पे ले रहा है, कोई हाफ ईयरली ले रहा है, कोई ईयरली ले रहा है, कोई टर्नओवर बेस पे ले रहा है। एक ही एसएससी पागल हो गया? एक एसएससी के 10 स्टेट में प्लांट लगे हुए हैं, वो तो घूमता रहेगा बेटा अलग अलग लोगों के हिसाब से ही। हाँ कहीं जी। हाँ जी। मंथली, कहीं क्वार्टरली, कहीं हाफ ईयरली, कहीं बेटा फोर्टनाइटली, कहीं टर्नओवर बेस, कहीं ईयरली बेसिस पे रिटर्न फाइल कर रहा है, अलग अलग अथॉरिटीज से डील कर रहा है, अलग अलग ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस है, अलग अलग टाइप के उसको क्या चाहिए होते थे बेटा, रजिस्ट्रेशन चाहिए होते थे। सबसे मेजर कमी तो ये थी कि वो मल्टीपल चीजों को डील कर रहा है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लूं, मारुति उद्योग लिमिटेड कार बना रहा है, मैन्युफैक्चर के ऊपर लगती थी एक्साइज ड्यूटी, कार बना के बेच रहा है उसके ऊपर लगता था वैट। एक ही एसएससी दो चीज को डील कर रहा है, एक्साइज को और वैट को। एक्साइज के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था, वैट के केस में स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था। अलग अलग रिटर्न्स आती थी, अलग अलग अथॉरिटी है, अलग अलग ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स है, अलग अलग टाइप के क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए। ये स्यापा ही खत्म हो गया जीएसटी में। जीएसटी के जब मैं ड्रॉबैक एडवांटेज लिखवाऊंगा तो एडवांटेज में पता है क्या लिखोगे आप? ये मल्टीपल की जगह सब क्या वर्ड यूज कर लोगे? सिंगल। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन मैं बनाऊंगा एडवांटेज ऑफ जीएसटी, तो उसमें जहां जहां मल्टीपल लिखा है वहां वहां क्या वर्ड यूज करोगे आप? सिंगल। तो एडवांटेज ऑफ जीएसटी बताना, पहली सिंगल टैक्स, सिंगल रिटर्न, सिंगल अथॉरिटी, सिंगल पेमेंट ऑफ टैक्स और सिंगल रजिस्ट्रेशन, है ना? फिलहाल तो मैं कमियां बता रहा हूं। पहली कमी समझ में आ गई? हाँ जी सर। चले मूव ऑन। यस सर। यस सर। सेकंड मेजर कमी जो होती थी वो होता था कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। ये सबसे बड़ी समस्या थी
कैस्केडिंग इफेक्ट सबसे बड़ी समस्या थी। क्या मतलब? एग्जाम्पल लेता हूं, मारुति उद्योग लिमिटेड, पुराने लो की बात चल रही है। सर लाइक दैट। मारुति उद्योग लिमिटेड इसने कार मैन्युफैक्चर करी। उसने कार का सेल प्राइस रखा 10 लाख। सबसे पहले इसके ऊपर लगती थी एक्साइज ड्यूटी। लेट अस से 10%। मारुति उद्योग लिमिटेड ने कार बना के बेची, उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी आपकी 10%। ये हो गया लेट अस से 1 लाख। फिर ये टोटल क्या हुआ? 11 लाख। इस 11 लाख के ऊपर चार्ज होता था वैट, लेट अस से एट द रेट ऑफ 20%, जो भी रेट है एज्यूम कर रहा हूं मैं। तो ये कितना हो गया? 2,20,000। हाँ जी। टोटल सेल प्राइस 13,20,000। जी सर। पहले लगती थी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और फिर उस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के ऊपर क्या चार्ज हो जाता था आपका साहब? वैट। तो अगर चेक करें 20% में बोल सकता हूं 11 लाख पे लगा है। हाँ जी। यस सर। और इस 11 लाख में कहीं ना कहीं ये भी है, जी सर। यस हाँ सर। जी सर, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। हाँ बिल्कुल जी। इसको बोलते थे कैस्केडिंग इफेक्ट। इसको बोलते थे हम कैस्केडिंग इफेक्ट। ये समस्या ही दूर हो गई जीएसटी में, क्योंकि जीएसटी में टैक्स ही एक लगेगा। Yes, अब ना तो सेंट्रल एक्साइज लगती है ना ये लगती है, इन दोनों की जगह केवल एक ही टैक्स लगता है, जीएसटी। जब टैक्स ही एक लगेगा, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो जब एडवांटेज लिखवाऊंगा मैं जीएसटी की, Removal. उसमें लिखवाऊंगा एडवांटेज में आपको रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग Effect. इफेक्ट। फिलहाल तो हम कमियां पढ़ रहे हैं। पहली कमी बोलना, मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल अथॉरिटी, मल्टीपल रिटर्न, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा। सेकेंड ड्रॉबैक कैस्केडिंग Cascading effect. इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट। यहां तक कोई इफ्स एंड बट्स? नो सर। नो सर। थर्ड, मैं बोल सकता हूं कैस्केडिंग इफेक्ट के कारण सेल प्राइस एक्सेस हो जाता होगा। यस सर। थर्ड, हायर कॉस्ट या सेल प्राइस ड्यू टू कैस्केडिंग इफेक्ट। क्योंकि मल्टीपल टैक्सेस लग रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट हायर होगी, यस हाँ सर। जी। सेल प्राइस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। चौथी जो मेजर कमी थी, जितने टाइप के टैक्सेस हैं उतने टाइप के एक्ट हैं, और हर एक्ट के बुक्स ऑफ अकाउंट अलग अलग मेंटेन करने पड़ते हैं। यस सर। तो मैं बोल सकता हूं हायर अकाउंटिंग कॉस्ट। यस सर। यस। एक्साइज के रिकॉर्ड अलग बनेंगे, वैट के अलग बनेंगे, सीएसटी के अलग बनेंगे। उसके कारण क्या होती है? हायर अकाउंटिंग कॉस्ट। हाँ जी सर। पांचवी मेजर कमी जो पुराने लॉ में थी, गुड्स वर्सेस सर्विस क्राइटेरिया। गुड्स वर्सेस सर्विस क्राइटेरिया नॉट प्रॉपरली डिफाइन। पुराने लॉ में गुड्स और सर्विसेज को प्रॉपर पता ही नहीं चलता था कि क्या चीज गुड्स है और क्या चीज सर्विसेज है। जैसे सिंपल, मैंने आपको पढ़ाया उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस है। आपने मार्केट से मोबाइल लैपटॉप परचेज करा, उसमें भी दिक्कत नहीं है, गुड्स है। पर सर्टेन चीज ऐसी फंस जाती थी, वहां पता ही नहीं चलता था कि इसको गुड्स माने या सर्विस माने। रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, खाना क्या चीज है? गुड्स। गुड्स सर्विसेज। गुड्स भी मानी जाती थी, सर्विस भी। अपने पेरेंट्स से पूछना 2017 से पुराने पहले का बिल हो तो उसके ऊपर दोनों टैक्स लगते थे। स्टेट गवर्नमेंट कहती थी ये गुड्स है, हम वैट लगाएंगे।
सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती थी रेस्टोरेंट अपने आप में सर्विस है, इसके ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा। दोनों चीज लगती थी। पुराने बिल अपने पेरेंट्स से पूछना, आपको तो खैर ध्यान नहीं होगा, पेरेंट्स से पूछना 2017 से पहले रेस्टोरेंट में जब खाना खाते थे बिल में दो टैक्स लग के आते थे। आपका वैट भी लग के आता था और सर्विस टैक्स भी लग के आता था। हर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन ले रही है। एक गवर्नमेंट कह रही है जी खाना पीना गुड्स है, हम उसके ऊपर वैट लगाएंगे, Yes, sir. गुड्स के ऊपर बेटा वैट लगता था। वाइल सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है ये सर्विस है, इसके ऊपर हम क्या चार्ज करेंगे जी, सर्विस टैक्स चार्ज करेंगे। दोनों ही उसके ऊपर टैक्स लगा देते थे, वैट भी लगता था और फिर उसके बाद क्या लगता था, सर्विस टैक्स भी लगता था। ठीक है। यस सर। सर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उस पर भी लगता है। कॉन्ट्रैक्टर से बेटा हाउस बनवाया, अब उसने हमें गुड्स दिए या सर्विस दी है? सर सर्विस। नहीं गुड कॉन्ट्रैक्टर से हमने हाउस बनवाया, उसने क्या दिया है बेटा हमें? गुड्स सर्विस। दोनों दिए सर। दोनों सर। अब उसने समस्या ये पड़ रही है, उसमें जो कंक्रीट यूज कर रहा है बदरपुर, क्या क्या यूज होता है, आयरन वायरन जो ये मटेरियल यूज हो रहा है वो गुड्स है, हाँ वो जी। जो लेबर यूज हो रही है वो सर्विस है। Yes, स्टेट गवर्नमेंट कहती थी कि ये आपकी क्या है साहब, गुड्स हैं, वाइल सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी ये सर्विस हैं। उस पे भी दोनों टैक्स लगते थे, उसके ऊपर वैट भी चार्ज होता था और उसके ऊपर बेटा आपका सर्विस भी चार्ज होता था। नए लॉ में समस्या ही खत्म कर दी, क्रिस्टल क्लियर डिफाइन कर रखा है कि क्या चीज गुड्स है और क्या चीज सर्विस है। अब मल्टीपल टैक्सेशन होगा ही नहीं, क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन है गुड्स की और सर्विसेज की, कभी कॉन्ट्राडिक्शन होगी ही नहीं। और अगर हो भी गई तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टैक्स ही एक लगना है, जीएसटी, वो चाहे Yes, गुड्स sir. हो चाहे सर्विस हो। यस सर। एम आई क्लियर? Yes. पुराने लॉ में बड़ी एम्बिग्यूटी हाँ जी। रहती थी कि गुड्स है या सर्विस है। हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से इंटरप्रेट करती थी, गुड्स मान के वैट लगा देती थी, सर्विसेज मान के सर्विस टैक्स लगा देती थी। आज के टाइम ये एम्बिग्यूटी नहीं है, जीएसटी के बाद आज के टाइम टैक्स ही केवल एक लगना है, जीएसटी, और क्राइटेरिया भी क्रिस्टल क्लियर है कि क्या चीज गुड्स है और क्या चीज सर्विसेज है। पूरा 1 या 2 लेक्चर लगाऊंगा गुड्स और सर्विसेज पे। तो यहाँ ओके पे कोई सर। दिक्कत? नो सर। एक बच्चे की क्वेरी आ रही है चैट बॉक्स में, सर्विस टैक्स तो आज भी लगता है। सर्विस टैक्स नहीं लगता नालायक, सर्विस चार्ज लगता है वो। रेस्टोरेंट में सर्विस टैक्स नहीं लगता, सर्विस चार्ज लगता है। सर सर्विस चार्ज क्या होता है? उस रेस्टोरेंट से आप सर्विसेज ले रहे हैं, हम भी तो एक्सपर्ट हैं, 1-1 1.5 घंटा एसी रेस्टोरेंट में बैठे रहते हैं, पीने के नाम पे खाली एक पेप्सी पीते हैं। तो वो भी एक्सपर्ट है, वो सामने वाले और क्या लगा देते हैं, सर्विस चार्ज। यस चार्ज है बेटा, वो टैक्स नहीं है वो। सर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी लगता होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जीएसटी नहीं लगता, इलेक्ट्रिसिटी वाला सब्सिडी ही नहीं हुआ, अच्छा। उसमें चेक करना। ओके गुड्स ओके। और सर्विसेज वाले में कहीं इलेक्ट्रिसिटी वाला है? नो सर। नो नो। तो इलेक्ट्रिसिटी पे आज भी जीएसटी नहीं है, तो सर क्या मर्जी लगता नहीं है हुआ फिर? ना। इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं है, कार परचेज करो तो उस पे एक रोड टैक्स लगता है, रोड टैक्स यस सर सुना हो? लगता है। यस सर। रोड टैक्स भी मर्ज नहीं हुआ, उस 17 की लिस्ट में रोड टैक्स भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स भी नहीं है, रोड टैक्स भी नहीं है, ये आज भी लगते हैं एज इट इज। चलें हाँ जी सर। हाँ जी। सिक्स्थ पॉइंट है, पुराना टैक्स सिस्टम was not in accordance with international business standard. Old tax system was not in accordance with international business स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल टैक्सेशन सिस्टम। ओल्ड टैक्स सिस्टम was not in accordance with international business standard या इंटरनेशनल टैक्सेशन सिस्टम। क्या मतलब? एक यूएसए के पर्सन ने इंडिया में 2 प्लांट लगा दिए, एक गुजरात में प्लांट लगा दिया, एक लेटेस्ट से उसने असम में प्लांट लगा दिया। पुराने लॉ की बात कर रहा हूं, पुराने लॉ में गुजरात के अलग कानून चलते थे, आपके बेटा असम के अलग कानून चलते थे, वैट होता था ना, और वैट स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती थी, वो अपने हिसाब से लगाती थी। अब वो लेटेस्ट से बेटा कार बना रहा है,
बाहर का पर्सन इंडिया में आके कार या मोबाइल मैन्युफैक्चर करेगा, एक प्लांट उसने गुजरात में लगा दिया, एक प्लांट उसने आसाम में लगा दिया, गुजरात में उसके अलग कानून चल रहे हैं, आसाम में उसके अलग कानून चल रहे हैं, वो पर्सन ये बोल रहा है कि मैं स्टेट में थोड़ी ना आ रहा हूं, मैं तो इंडिया में आ रहा हूं। मोदी साहब, आप पूरे वर्ल्ड में घूम गए 2014 के बाद से, कम मेक इन इंडिया, कम इन्वेस्ट इन इंडिया, इंडिया में आ तो जाएं, पहले अपने तो टैक्सेशन सिस्टम ठीक कर लो। आप में सिमिट्री नहीं है। आपकी गुजरात गवर्नमेंट कुछ अलग बोल रही है, असम गवर्नमेंट कुछ अलग बोल रही है, तमिलनाडु गवर्नमेंट कुछ अलग बोल रही है। मैं तो इंडिया में आके फैक्ट्री लगाऊंगा, मैं तो चाहता हूं लो यूनिफॉर्म रहे। यस सर। हाँ पहले मैं जी। गुजरात के लो पढ़ूं, फिर मैं आसाम के लो पढ़ूं, फिर मैं तमिलनाडु के लो पढ़ूं, ये क्या सिस्टम है? मैं तो इंडिया में एंटर कर रहा हूं। आपके लो में क्या रहनी चाहिए? सिमिट्री रहनी चाहिए। और उस जमाने में बेटा मोदी धुआंधार क्या कर रहा था? फॉरेन टूर। यस सर। एक एक साल में हाँ 10-10 जी। फॉरेन टूर बेटा उनके कंडक्ट होते थे। कम मेक इन इंडिया, कम इन्वेस्ट इन इंडिया। तो फॉरेनर की यही कंटेंशन थी, हम तो आ जाएंगे, इन्वेस्ट भी कर देंगे, फैक्ट्री भी लगा देंगे, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर देंगे, अपने आप को तो संभाल लो। आप ही के टैक्सेशन सिस्टम क्या नहीं है? यूनिफॉर्म नहीं है, इंटरनेशनल बिजनेस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं थे। तो परेशान होके फाइनली मोदी गवर्नमेंट से बंद करो ये पुरानी बकवास को, और नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब कहीं से कहीं तक भी आप बिजनेस कर लो, यूनिफॉर्म टैक्स रेट होगा, वन नेशन वन टैक्स है। तो पहले कितने ड्रेकोनियस लॉ थे बेटा। अगर एक ने गलती से 10 फैक्ट्री अलग अलग स्टेट में लगा दी, उसको 10 लॉ अलग अलग पढ़ने पड़ते थे। हाँ जी। आज के टाइम केवल एक ही पढ़ना पड़ेगा, वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सिमिट्री है, यूनिफॉर्मिटी है बेटा। तो 6 के 6 पॉइंट एक बार इकट्ठे करो। पहला पॉइंट मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल रिटर्न एटसेट्रा। सेकेंड पॉइंट कैस्केडिंग इफेक्ट। थर्ड पॉइंट आपका हायर कॉस्ट या सेल प्राइस ड्यू टू कैस्केडिंग इफेक्ट। चौथा हायर अकाउंटिंग कॉस्ट। पांचवा गुड्स वर्सेस सर्विस क्राइटेरिया नॉट प्रॉपरली डिफाइन। छठा ओल्ड टैक्स सिस्टम वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल टैक्सेशन सिस्टम। सातवां और लास्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी बोलते हैं इसको। आईटीसी ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा अभी आपको। नॉट प्रॉपरली अलाउड। इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट प्रॉपरली अलाउड। क्या बोलता है आईटीसी? आईटीसी बोलता है टैक्सेस पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई can be set off with taxes payable on outward supply. इनवर्ड सप्लाई का मतलब परचेज की तरह ट्रीट कर लो, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब सेल की तरह ट्रीट कर लो। परचेज के टैक्स को सेल के टैक्स से जब हम सेट ऑफ करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे पुराने लॉ की बात करता हूं, ये मान लो बिग बाजार। बिग बाजार ने परचेज करी गुड्स, हजारों चीज बेचता है, उसके ऊपर क्या लगा होता होगा? वेट। लेट अस से 1 लाख। इसने ये गुड्स क्या कर दी? सेल कर दी। इसके ऊपर क्या लग गया? वैट। वैट। तो परचेज वाला वैट कितना है? परचेज 1 वाला लाख। 1 लाख। सेल वाला कितना है? 1,50,000। तो इसकी जो नेट लायबिलिटी होती थी ना, नेट लायबिलिटी, वो गवर्नमेंट को कितना जमा कराता था? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स। ये जो माइनस हो रहा है ना परचेज वाला टैक्स, इसको बोलते थे इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके सर। ठीक। अब दिक्कत हाँ जी। क्या पड़ती थी पुराने लॉ में, ये मैं दिखाता हूं आपको।
अगर केवल परचेज पे भी वैट हो, सेल पे भी वैट हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सेट ऑफ हो जाते थे। दिक्कत ये पड़ती थी, एक डायग्राम बनाओ, फिर दोबारा ले लेता हूं बिग बाजार। अब थोड़ा बड़ा डायग्राम लेता हूं। बिग बाजार ने परचेजेस करी दिल्ली से, ये दिल्ली का है। बिग बाजार ने, इनवर्ड एरो का मतलब परचेज है बेटा, हाँ, परचेजेस करी दिल्ली से, उसके ऊपर लगता था वैट। परचेजेस करी किसी दूसरे स्टेट से, उसके ऊपर लगती थी सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। परचेजेस करी आउटसाइड इंडिया से, उसके ऊपर क्या लगती थी? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी। और बिग बाजार ने कोई सर्विसेज ली, सर्विसेज के ऊपर क्या लगता था? सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स। ये पुराने लॉ की बात कर रहा हूं बेटा। पुराने लॉ में दिल्ली का पर्सन दिल्ली से खरीद के लाता था, वैट लगता था। दिल्ली का पर्सन दूसरे किसी स्टेट से लाता था, सीएसटी लगता था। आउटसाइड इंडिया से लाता था, कस्टम ड्यूटी लगता था। और बेटा कोई सर्विसेज ले ली, सर्विस टैक्स लगता था। वैट दिया 100 रुपए, ये दिया बेटा 80 रुपए, कस्टम ड्यूटी दी 50 रुपए, सर्विस टैक्स दिया मान लो 60 रुपए, रुपी इन लैक्स समझ लो। और उसने सेल कहां पर कर दी? अपने गुड्स की सेल दिल्ली में। दिल्ली का बिग बाजार दिल्ली में बेच रहा है, हाँ जी हाँ जी। क्या लगेगा इसके ऊपर? Sales of good tax. वैट। वैट, वो लग गया लेटर से बेटा 500। अब समस्या, वैट तो वैट से सेट ऑफ हो जाता था, इसका क्या हो? इसका आईटीसी नहीं मिलता था, इसका आईटीसी नहीं मिलता था, इसका आईटीसी नहीं मिलता था। केवल वैट किससे सेट ऑफ होता था? वैट से। बाकी के बेटा सेट ऑफ के बेनिफिट ही नहीं मिलते थे। तो इसकी नेट लायबिलिटी कितनी निकलेगी पुराने लॉ में? 500 माइनस 100, परचेज वाला वैट 100, 400, हाँ जी 400। तो नेट लायबिलिटी कितनी आ गई इसकी? 400। 400। एसएससी कह रहा है परचेज के ऊपर तो मैं तो टैक्स दे के आया हूं, अब वो चाहे वैट हो, चाहे सीएसटी हो, चाहे कस्टम ड्यूटी हो, चाहे सर्विस टैक्स हो, मुझे तो सबके आईटीसी मिलने चाहिए। Yes, sir. पर पुराने लॉ में केवल किसका मिलता था? वैट का, वैल्यू एडिड टैक्स का ही आईटीसी मिलता था। ये समस्या किसमें खत्म कर दी? जीएसटी ने। क्यों? अब चाहे दिल्ली से खरीदो तो भी जीएसटी है, अनदर स्टेट से खरीदो तो भी जीएसटी है, इंपोर्ट करो तो भी जीएसटी है, सर्विसेज लो तो भी जीएसटी है। और जीएसटी जीएसटी से सेट ऑफ हो जाती है। पहले अलग अलग टैक्स होते थे ना, हाँ जी हाँ जी। दिक्कत आए तो रोक देना। पहले अलग अलग टाइप के क्या होते थे बच्चे? टैक्सेस होते थे, क्योंकि अलग अलग टाइप के टैक्सेस होते थे, उसके कारण सेट ऑफ मिलने में दिक्कत रहती थी। वैट से सेट ऑफ हो पाता था, बाकी सेट ऑफ ही नहीं मिलता था। सेट ऑफ का मतलब आईटीसी, बाकी का हमें क्रेडिट ही नहीं मिलता था। अब ये दिक्कत जीएसटी में नहीं आएगी, क्योंकि इसी एग्जाम्पल को अगर मैं जीएसटी वाला बनाऊंगा, ये दिल्ली से परचेज करेगा तो भी जीएसटी लगेगी, अनदर स्टेट से परचेज करेगा तो भी जीएसटी लगेगी, ये आउटसाइड इंडिया से परचेज करके लाएगा तो भी जीएसटी, और ये आपका साहब सर्विसेज लेगा तो भी जीएसटी। और जीएसटी परचेज पे भी जीएसटी, सेल पे भी जीएसटी। जीएसटी जीएसटी आपस में क्या हो जाएंगे? सेट ऑफ। सेट ऑफ। जी ठीक, तो मेजर कमी Okay. थी, आईटीसी प्रॉपर नहीं मिलते थे। इसको दूर कर दिया 100% किसने? नए सिस्टम जीएसटी ने, क्योंकि वहां परचेज के ऊपर भी जीएसटी, सेल के ऊपर भी जीएसटी, परचेज वाला जीएसटी सेल की जीएसटी से सेट ऑफ हो जाएगा। जी सर। ये मेजर कमियां थी आपकी पुराने टैक्स सिस्टम की, जिसके कारण अपने को नया टैक्स सिस्टम लाना पड़ा। एक बार सारे पॉइंट दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहली कमी क्या थी पुराने की? मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल रिटर्न, मल्टीपल अथॉरिटी एटसेट्रा। दूसरा, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, कैस्केडिंग इफेक्ट, वो प्रूव करके दिखा दिया। तीसरा, हायर कॉस्ट आ जाती थी ड्यू टू कैस्केडिंग इफेक्ट।
चौथा हायर अकाउंटिंग कॉस्ट, पांचवा गुड्स और सर्विसेज क्राइटेरिया प्रॉपरली डिफाइन नहीं है, छठा इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रॉपरली अलाउड नहीं होता था, और छठा कौन सा था, सॉरी, छठा था आपका इंटरनेशनल बिजनेस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं था ये, और सातवां इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रॉपरली नहीं मिलते थे। ये सारी कमी दूर कर दी किसने, जीएसटी ने। तो अगर मैं आपसे पूछूं एडवांटेज ऑफ जीएसटी, आप असिस्ट करोगे बेटा? सिंगल टैक्स, हाँ जी। पहला सिंगल टैक्स, सिंगल रिटर्न फाइल, सिंगल रिटर्न, सिंगल अथॉरिटी, डेट ऑफ पेमेंट, सब कुछ सिंगल हो जाएगा ना। हाँ जी, एक्सेट्रा। सिंगल ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एटसेट्रा। सेकंड में क्या लिखूं, सेकंड एडवांटेज में? कैस्केडिंग इफेक्ट रिमूव हो गया। रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। थर्ड में लो कॉस्ट सेल प्राइस ड्यू टू कैस्केडिंग। लोअर कॉस्ट सेल प्राइस, लोअर सेल प्राइस ड्यू टू रिमूवल ऑफ एज कैस्केडिंग। कंपैरिजन टू हाँ, ये बोल सकते हैं। ओल्ड सिस्टम। हाँ जी। लेसर काउंटिंग कॉस्ट। पांचवा गुड्स वर्सेस सर्विसेज क्राइटेरिया प्रॉपरली डिफाइन। डिटरमाइन, हाँ जी। छठा सिस्टम इज इन अकॉर्डेंस विद, इंटरनेशनल बिजनेस स्टैंडर्ड। सिस्टम इज इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल बिजनेस से बेटर वर्ड टैक्सेशन यूज कर लेता हूं मैं। और लास्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रॉपरली अलाउड। प्रॉपरली अलाउड। पहले लिख लो यहां तक, लिख लिया सर। इसी पर्टिकुलर पॉइंट को रिपीट करना हो पूछ लो। क्लियर है सर? क्लियर? हाँ जी। अब जीएसटी में सिस्टम कैसे चलता है एक बार उसको समझाता हूं थोड़ा सा आपको। हाउ डज सिस्टम ऑपरेट अंडर जीएसटी, वो हेडिंग डालो। हाउ डज सिस्टम ऑपरेट अंडर जीएसटी। एक बार रेट एज्यूम कर लो जीएसटी का, कोई भी ले लो, 0, 5, 12, 18, 28 में से एज्यूम कर रहा हूं रेट 12 वाला ले लूं। हाँ जी। इमीडिएट लेफ्ट से यूज करना और राइट में थोड़ा स्पेस छोड़ के रखना। मैन्युफैक्चर से शुरू करता हूं और अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचता हूं। मैन्युफैक्चरर, फोकस रखना बेटा और मेरे साथ साथ चलना। इसका सेल प्राइस मान लो 1 लाख है,
जीएसटी का रेट कितना है? 12%. कितना हो गया? 12,000. हाँ जी. टोटल सेल प्राइस 1,12,000. और ये मैन्युफैक्चरर ने बेच दिया किसको? होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को. हाँ जी, हाँ जी. बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर से कितने पैसे रिकवर करेगा? 1,00,000 या 1,12,000? 1,12,000. 1,12,000. 1,12,000. इनडायरेक्ट टैक्स है ना बेटा, तो बर्डन किसके ऊपर जाता है? हमेशा बायर के ऊपर. हाँ जी. तो मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर से 1,12,000 रिकवर करेगा, उसमें 1,00,000 तो अपना है उसका, और बाकी वो गवर्नमेंट के अकाउंट में क्या करेगा? जमा करवाएगा. जमा करवाने का तरीका, जीएसटी पेबल ऑन आउटपुट, राइट हैंड साइड में लिखो, जीएसटी पेबल ऑन आउटपुट कितना है? 12,000. हाँ जी. सेल वाला, इसमें से क्या माइनस करते हैं? परचेज वाला टैक्स. जी सर. जीएसटी पेड ऑन, इनपुट. उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन में है नहीं ना, सीधा सेल प्राइस दे रखा है. जीएसटी पेड ऑन इनपुट, क्या बोलते हैं उसको? आईटीसी. जी सर. इनपुट टैक्स क्रेडिट. इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, टेंशन नहीं. तो नेट जीएसटी लाइबिलिटी ओनली 12,000. 12,000 अगले महीने की 20 तारीख तक जमा होती है ये. ओके वो ड्यू सर. डेट में बाद में पढ़ाऊंगा, फिलहाल यहीं तक रहो. मैन्युफैक्चरर का सेल प्राइस 1,00,000, जीएसटी 12%, टोटल सेल प्राइस हो गया 1,12,000. मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर से 1,12,000 रुपये रिकवर करेगा, उसमें 1,00,000 उसके अपने हैं, अपने पास रखेगा. 12,000 उसने गवर्नमेंट को जमा करवाने हैं. जमा करवाने का तरीका होता है जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई माइनस जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई. आउटवर्ड का मतलब सेल समझो अभी आप, और इनवर्ड का मतलब परचेज समझो. तो सेल वाला टैक्स है 12,000 माइनस परचेज का टैक्स, वो इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए नील कर दिया. Yes, sir. नेट जीएसटी लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी? 12,000. 12,000. कोई दिक्कत? नो सर. चलूं आगे. हाँ जी. Yes, sir. अब प्लीज ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलूंगा. डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर में तो कोई दिक्कत नहीं है ना. नो सर. डिस्ट्रीब्यूटर की जेब से गया कितना है? डिस्ट्रीब्यूटर की जेब से 1,12,000. 1,12,000, पर वो अपनी परचेजेस जो रिकॉर्ड करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा 1,00,000, क्योंकि परचेज का टैक्स कॉस्ट का पार्ट नहीं होता. क्यों नहीं होता? वो आउटस्टैंडिंग है, आखिरी में समझाऊंगा. परचेज वाला टैक्स कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, ठीक है. ओके सर. इसको बोलते हैं बेटा हम परचेज प्राइस, और लॉ की लैंग्वेज में अगर बोलना चाहो तो इसको बोल देते हैं इनपुट कॉस्ट. ओके सर. अब इसके बाद इसके अपने खर्चे होंगे और प्रॉफिट होगा. हाँ जी. Yes. इसके अपने खर्चे होने हैं, एक्सपेंसेस, इसका अपना प्रॉफिट होना है. लॉ की लैंग्वेज में याद रखना, इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन. मान लेता हूं 40,000. जी सर. इसके अपने खर्चे और प्रॉफिट मान लेते हैं बेटा 40,000. लॉ की लैंग्वेज में क्या नाम है इसका? वैल्यू Value addition. एडिशन. तो इसका सेल प्राइस कितना हो जाएगा? 1,40,000. 1,40,000. ये इसने बेच दिया होलसेलर को, तो क्या जीएसटी चार्ज होगी? Yes, sir. हाँ जी. यस, चार्ज करते रहो. 12% चार्ज करके बताओ, 12% कितना होता है? 1,40,000 का 12% निकालें. 16,800.
16,800 टोटल सेल प्राइस 15680. और ये इसने बेच दिया डिस्ट्रीब्यूटर ने लेटर से होलसेलर को। Yes, sir. पहला क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से कितना रिकवर करेगा? 156,800। 1,56,800 हाँ जी डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से रिकवर करेगा 156,800। इनडायरेक्ट टैक्स है, बर्डन बायर के ऊपर जाते हैं ना, हाँ जी हाँ जी उसमें से 140 इसका अपना है। गवर्नमेंट को कितना जमा कराएगा? गवर्नमेंट को 16,800 करेगा। जमा कैसे होता है वो बताओ। जमा के लिए जीएसटी क्या पेबल लिखूं? जीएसटी पेबल ऑन आउटपुट 16,800 और जीएसटी पेड ऑन आराम से इनपुट आराम से आराम से आराम से। इसमें से माइनस क्या करते हैं? जीएसटी पेड ऑन इनपुट कितना है? अब की बार परचेज की इन्फॉर्मेशन है ना। डिस्ट्रीब्यूटर परचेज पे हाँ जी। कितना टैक्स दे के आया है? 12,000 डिस्ट्रीब्यूटर परचेज पे कितना टैक्स दे के आया है? 12,000। इसको माइनस करने को क्या बोलते हैं? 4,800 इसको बोलते हैं आईटीसी। तो नेट जीएसटी लायबिलिटी हाँ जी 4,800 अगले महीने के 20 तारीख तक। कोई दिक्कत? No. टेक योर टाइम। डिस्ट्रीब्यूटर में कोई प्रॉब्लम? नो पक्का? हाँ जी एक चीज दिखाऊं, Yes, sir. वैल्यू एडिशन कितना है? 40,000 40,000. जीएसटी का रेट कितना है? 12%। 40,000 का 12% निकालो, एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा। यस सर। हाँ जी सर Right. इसलिए बोला जाता है जीएसटी इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। मैथमेटिकल अपने आप फिगर ऐसे सेट होती हैं कि ये वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स निकल के आता है। सर ये तो तुक्का लग रहा है ना। लो ये अभी आगे प्रूव करके दिखाता हूं। कुछ भी फिगर ले लेना, अपने आप फिगर ऐसे सेट होंगी, ये टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन निकल के आएगा। सर चलूं आगे? हाँ जी यस सर। बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दी नहीं, और मुझे बताते रहना। अब होलसेलर के एंगल से आओ। होलसेलर की जेब से गए कितने हैं? 156,800। 56,000 पर वो अपना परचेज प्राइस कितना लेगा? 1,00,000 1,40,000. 1,40,000। परचेज का टैक्स कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, ठीक है? हाँ जी परचेज प्राइस को लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? पुट कॉस्ट फिर इसके बाद होलसेलर के खर्चे होंगे, उसका अपना प्रॉफिट होगा, क्या बोलते हैं उसको? वैल्यू एडिशन तो मैं धीरे धीरे लॉ की लैंग्वेज पे आ रहा हूं ना। जो तुम्हारा मन करे वो फिगर बोलो। 50,000. 50। 76,000. अब एक ने 50,000 बोल दिया। मैं कह रहा हूं आंसर पहले ही बताऊं क्या आएगा? 50,000 का 12% कितना होता है? Sir, 6,000. 6,000। पर चेक करते हैं हम। 6,000 आंसर आएगा, देख लेना। बंगाल का काला जादू है बेटा ये। 190 क्या जीएसटी लगेगी? हाँ जी 12% बोलना। सर 22,800 टोटल सेल प्राइस बोलना। 2,12,800 और होलसेलर ने ये किसको बेच दिया? रिटेलर को रिटेलर को। आप ट्राई करोगे, मैं कराऊं? होलसेलर सर, रिटेलर से कितने सर, रिकवर करेगा? 2,12,800। हाँ जी यस सर। उसमें से 1,90 तो उसके अपने अपने पास रखेगा, 22,800 गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। जमा करवाने का तरीका क्या होता है?
बोलना। जीएसटी पेबल ऑन आउट कितना है? 22,800। ये है सेल का टैक्स, उसमें से कौन सा टैक्स माइनस करते हैं? तो 6,000 GST paid on input ITC. इनपुट परचेज के ऊपर ये कितना टैक्स दे के आया है होलसेलर? 16,800। हाँ जी. प्रो आ रहा है सर। कितना आ गया? 6,000 चेक करना, 6,000 आ रहा है. चेक तो करो। सही हाँ है सर। जी. क्या करें सर, सही जब है, आप कह सही रहे हो है. तो चलो। और ये तुक्का नहीं है, ये लो इस हिसाब से ड्राफ्टेड है। फिगर अपने आप ही ऐसे सेट होती है बेटा, ये कि टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन निकल के आता है ये। ओके सर. एक लास्ट रिटेलर ले लूं? यस सर। हाँ जी सर. रिटेलर बेच रहा है, चलो जी आप बोलो। रिटेलर का परचेज प्राइस बताओ क्या होगा? 1,90,000. 190,000। वेरी गुड। परचेज वाला टैक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, जी सर. क्योंकि अगर कॉस्ट में जोड़ देंगे फिर दोबारा कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। हाँ अगर जी. परचेज में टैक्स को ले लेंगे ना, वो टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाएगा, है हाँ ना? जी. हाँ जी. हाँ जी। Yes, sir. परचेज प्राइस ये हो गया, फिर इसमें इसके खर्चे और प्रॉफिट वैल्यू एडिशन। 40,000 ले ले. 40,000 तो ऊपर ले लिया था। 60,000. लो जी 60 लो। बिना सॉल्व करे आंसर बताओ क्या आएगा, बिना आगे चले। 60,000 का 12% 7,200। 2200। एक बार थोड़ा सा आप आगे चलो बेटा, फिर मैं कराता हूँ, लेकिन पता चला आप लिखते ही रह जाओ। आप करोगे ट्राई? हाँ जी सर. हाँ सर कर एक रहे बार हैं। करो, आप ट्राई करो। यस सर। हेल्प करो। ओके सर. ये हो गया सेल प्राइस। सेल प्राइस हाँ 2,50,000. इसमें GST 12%. 30,000. टोटल है 2,80,000. और रिटेलर ने किसको बेच दिया हुआ ये? ये कस्टमर को भेज दिया होगा. अल्टीमेट कस्टमर को। हाँ जी. हाँ जी. कस्टमर से कितने लेगा वो? 280। हाँ जी. 2.5 तो उसके अपने हैं। हाँ जी. गवर्नमेंट को 30,000 जमा करवाने हैं, पर जमा करवाने का तरीका? GST payable on output 30,000 minus GST paid on input. ये माइनस करने को क्या बोलते हैं? Input tax credit. ITC। हाँ जी. कितना था बेटा परचेज वाला टैक्स? 22,800। हाँ जी. आ गया सर. आता रहेगा बेटा। हाउ मच? 7,200। वही है सेम. कॉन्फिडेंस है? ये एक एग्जांपल और लूं, स्टार्टिंग से फिगर चेंज करूं? कॉन्फिडेंस नहीं, है. बस इसकी प्रैक्टिस करते रहना बार बार, कुछ नहीं है। नीचे एक दो नोट डाल लो जो मैं बता देता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ टू कंप्यूट जीएसटी लाइबिलिटी, तो आप क्या आंसर दोगे? हाउ टू कंप्यूट जीएसटी लाइबिलिटी, तो आप खाली दो चीज लिखोगे बस, माइनस आउटपुट। जीएसटी पेबल ऑन आउटपुट माइनस जीएसटी पेड ऑन इनपुट। इनपुट. अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ जी. हाँ जी. यस सर। बाकी तो मैं ये प्रूव करने के लिए दिखा रहा था कि सिस्टम कैसे होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो सेल का टैक्स ले लेते हैं, उसमें से परचेज का टैक्स माइनस कर देते हैं, ठीक है ना? यस सर। से यस और नो बेटा। यस सर। चलो जी, तो हाउ टू कंप्यूट जीएसटी लाइबिलिटी में हाउ टू कंप्यूट जीएसटी लाइबिलिटी, तो क्रक्स फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखा जाएगा? जीएसटी पेबल ऑन आउटपुट आउटवर्ड सप्लाई माइनस
माइनस, बोलो बेटा, ऑन इनवर्ड GST paid on GST paid on invoice. ITC. इनवर्ड सप्लाई, इसका नाम होता है आईटीसी। चैप्टर है ये पूरा। ये होती है नेट जीएसटी लाइबिलिटी। कब तक देना होता है ये जीएसटी? अगली तारीख की 20 अगले मंथ की 20 तारीख को। अगले मंथ की 20 तारीख। अप्रैल वाली 20 मई, मई वाली 20 जून, जून वाली 20 जुलाई एंड सो ऑन। अगले महीने की 20 तारीख तक देनी होती है। अगर ड्यू डेट तक पे नहीं कर पाए, इंटरेस्ट लगता है एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। अगर 20 तारीख तक नहीं दे पाए, इंटरेस्ट लगता है एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। ओके ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, मैं बोल सकता हूं, टैक्सेस पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, यस सर। हाँ जी है ना? तो टैक्सेस पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट बोल दो या परचेज प्राइस। हाँ जी लॉजिक कुछ भी समझ लो कि कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता, या उसका आईटीसी मिल रहा है, तो जब आईटीसी उसका मिल ही रहा है तो कॉस्ट में जोड़ क्यों रहे हो? परचेज हाँ जी, वाला हाँ टैक्स जी। माइनस करवा रहे हैं ना बेटा, आईटीसी दे तो रहे हैं। Yes sir. तो जब आईटीसी दे रहे हैं तो क्यों अननेसेसरी उसको कॉस्ट में जोड़ रहे हो? कॉस्ट में जोड़ोगे और दिक्कत जी पड़ेगी, सर, कैस्केडिंग जी। इफेक्ट होगा। ठीक है ना? टैक्स पेड ऑन हाँ इनवर्ड जी। सप्लाई इज नॉट अ पार्ट ऑफ परचेज प्राइस। क्यों? एज आईटीसी इज अलाउड। ठीक। ओके सर। हाँ जी सुनो एक चीज और, एक दो थ्योरेटिकल पॉइंट ले रहा हूं। एक होता था बेटा वैट, जो पुराना होता था वैट, या तो होता था फर्स्ट पॉइंट लेवी या होता था लास्ट पॉइंट लेवी। सेल्स टैक्स Yes sir. फर्स्ट पॉइंट लेवी का मतलब केवल मैन्युफैक्चर देता था, सबसे ऊपर जो स्टार्टिंग थी। हाँ जी सर. लास्ट पॉइंट लेवी में कौन देता था? केवल Customer. रिटेलर। रिटेलर। रिटेलर हाँ जी हाँ जी हाँ जी कस्टमर से तो चार्ज कर लेते थे ना। हाँ जी सर। जीएसटी देख के बताना, फर्स्ट पॉइंट लेवी टैक्स है, लास्ट पॉइंट लेवी टैक्स है, या मल्टी पॉइंट लेवी है? मल्टी पॉइंट लेगी। मल्टी पॉइंट। जो भी बेचेगा चेक कर लो बेटा, मैन्युफैक्चरर के ऊपर भी जीएसटी लग रही है, होलसेलर, ट्रेडर और इवन रिटेलर के ऊपर भी जीएसटी लग रही है। तो मैं लिख सकता हूं जीएसटी इज अ मल्टी पॉइंट लेवी टैक्स। Yes sir. यस सर। पुराने लॉ में हाँ तो होता था फर्स्ट पॉइंट लेवी मैन्युफैक्चरर को पकड़ते थे, या होता था लास्ट पॉइंट लेवी रिटेलर को पकड़ते थे बेटा। कुछ केसेस में फर्स्ट पॉइंट लेवी, कुछ केसेस में लास्ट पॉइंट लेवी। जीएसटी में सब बराबर है। हर वो पर्सन जो सप्लाई करेगा जीएसटी चार्ज होगी, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो C&F हो, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो आपका बेटा कुछ भी हो। क्लियर? Yes sir. हाँ जी सर। क्या मैं लिख सकता हूं जीएसटी इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन? Yes sir. सर। प्रूव कर दिया ना ऊपर। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सर. जीएसटी इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। जी सर। ओके सर। क्लियर? हाँ Yes, जी sir. इसलिए कई कंट्रीज में जीएसटी को आज भी वैट ही बोलते हैं, वैल्यू एडिशन टैक्स। अच्छा सर. कई कंट्री जाए ना, जैसे फ्रांस का एग्जांपल ले लो, वहां जीएसटी को ऐसे जीएसटी नहीं बोलते, वैट बोला जाता है, क्योंकि जीएसटी इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन, तो उसको बोल देते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। ओके सर। तो ये है बेटा अपना बेसिक्स ऑफ जीएसटी।